चलिए शुरू करें अपने। हुआ नहीं? हो गया क्या? हो गया। चलिए। तो अपने बहुत ही ये अच्छा पढ़ रहे थे हम। डिस्क्रिप्शन चार्ल्स लैम का द प्रेज ऑफ चिमनी स्वीपर्स। हमने ये देखा था कि भाई उसे कौन से स्वीप्स पसंद है, पहले ये देखा। फिर वो स्वीप्स की जो तुलना करता है क्लर्जी इम्प्स से, वो देखा हमने। फिर हमने ये देखा कि भाई कितना मिस्टीरियस प्लेजर उसको मिलता है जब वो बचपन में, जब वो देखा करता था या कोई व्यक्ति देखता है बचपन में ऐसे चिमनी स्वीप को एंटर करते हुए और इमर्ज करते हुए। और उसके बाद में हमने देखा एक अ, थोड़ा सा और डाइग्रेशन टाइप का देखा कि वो सासाफ्रास के बारे में बताने लग जाता है अपने को, एंड सासाफ्रास इज वेरी मच डियर टू चिमनी स्वीपर्स, ये हमें पता चलता है। एंड वी केम टू नो वन मोर फैक्ट दैट लैम is quite averse to this drink or सलूप, है ना, टी मेड ऑफ sassafras। ये उसको पसंद नहीं है ना। हालांकि कुछ लोग हैं जो इसे बहुत पसंद करते हैं। और मिस्टर रीड, ये एक कैरेक्टर बीच में आया था जिसके बारे में हमने पढ़ा, हु क्लेम्स हिज शॉप टू बी द ओनली वन, है ना, टू डिस्पेंस दिस होलसम ड्रिंक। वो ये कहता है कि मेरी ये अकेली ही शॉप है, जबकि ऐसा है नहीं। आगे देखते हैं। आई नो नोट, मैं जानता नहीं, बाय व्हाट पर्टिकुलर कन्फर्मेशन ऑफ द ऑर्गन इट हैपन्स, मुझे नहीं पता कि किस विशिष्ट कन्फर्मेशन ऑफ द ऑर्गन है, यानी मेरे इस ऑर्गन, यानी जीभ जो मेरी है या जो मेरी नासिका है, उसके किस पर्टिकुलर कन्फर्मेशन से ऐसा होता है कि मुझे ये चाय पसंद नहीं आती सासाफ्रास वाली। बट आई हैव ऑलवेज फाउंड, हाँ लेकिन देखो ये अलग बात बोल रहा है। आई नो नॉट, खुद की तो इसने बात बता दी कि मुझे तो ये बिल्कुल पसंद नहीं है, प्रीमोनिशन होती है। लेकिन ये कहता है आई नो नोट बाय व्हाट पर्टिकुलर कन्फर्मेशन ऑफ द ऑर्गन इट हैपन्स, मुझे नहीं पता कि किस अंग के कन्फर्मेशन से ऐसा होता है। बट आई हैव ऑलवेज फाउंड, लेकिन मैंने हमेशा ये चीज महसूस की है, दैट दिस कंपोजिशन इज सरप्राइजिंगली ग्रेटिफाइंग। ये जो कंपोजिशन है ना, ये सासाफ्रास वाला, इज सरप्राइजिंगली ग्रेटिफाइंग, ये आश्चर्यजनक रूप से ग्रेटिफाइंग है। ग्रेटिफाइंग यानी प्लीजिंग है। ग्रेटिफाइंग का मीनिंग क्या होता है? प्लीजिंग। किसके लिए? टू द पैलेट ऑफ ए यंग चिमनी स्वीपर। यंग चिमनी स्वीपर की पैलेट के लिए ये चीज बहुत ही ग्रेटिफाइंग है। वेदर द, अब देखो उसके लिए वो कई गैस करता है, पैरेंथेसिस डाल दिए बीच में उसने, हैव हाइफन लिखे हैं, गैस करता है वेदर दी ऑयली पार्टिकल्स, या तो देखो इसका कारण है ऑयली पार्टिकल्स। सासाफ्रास इज स्लाइटली ओलिएजिनस। सासाफ्रास क्या है? थोड़ी सी ओलिएजिनस है। ओलिएजिनस का मतलब ऑयली या ग्रीसी तुम कह सकते हो। सासाफ्रास क्या है? थोड़ी सी ग्रीसी है। जैसे मान लो कि तुम जैसे मलाई खाते हो तो थोड़ी सी ग्रीसी होती है, थोड़ी सी ऑयली होती है, ऐसे ही कोई चीज खाते हो थोड़ी चिकनी होती है। ओलिएजिनस यानी चिकनी। whether the oily particles do attenuate, attenuate, make less effective, attenuate कर देना यानी make less effective कर देना, किसी चीज के स्तर को कम कर देना। एग्रावेट का एंटोनिम हो गया ना, एग्रावेट मन तो बढ़ा देना, और अटेन्यूएट माने कम कर देना, लेसन। तो ये कहता है, हाँ, whether the oily particles is do attenuate and soften the fuliginous है ना, soot concretions,
फ्यूलिजिनस तो मतलब हो गया सूट, कालापन, कार्बन, है ना, सूट। फ्यूलिजिनस यानी कार्बन, वो सूट, SOOT सूट। कॉन्क्रीशंज, कॉन्क्रीशंज तो क्या हो गया, जैसे डिपोजिशंज कह दो तुम, इकट्ठा हो जाना, कंक्रीशंज, डिपोजिशंज। तो ये जो सूट डिपोजिशंज हो जाते हैं ना, जैसे मान लो कि मैं खूब काम करता हूँ, इधर उधर चिमनियाँ साफ करता रहता हूँ, तो मेरे नोस्ट्रल्स से जा करके या माउथ से जा करके, जब तुम भी घरों में काम करते हो तो फिर बाद में तुम आँख नाक गला साफ करते हो तो खूब सारा वो मिट्टी सी निकलती है। तो वो क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा काम करते हैं तो वो सूट डिपोजिशन हो जाते हैं, कॉन्क्रीशन हो जाते हैं, यानी तालू में या कहीं चिपक जाते हैं गले में। तो व्हेन दे बेसिकली टिप दिस ससाफ्रास और सलूप, तो वो थोड़ा सा अटेन्यूएट होता है, थोड़ा सा सॉफन हो जाता है, थोड़े से उसको चिकनाई मिलती है, तो उनको आराम मिलता है ना। वेदर द ऑयली पार्टिकल्स डू अटेन्यूएट, डू मेक लेस इफेक्टिव एंड सॉफन, थोड़ा सॉफ्ट कर देते हैं, द फ्यूलिजिनस यानी सूट कॉन्क्रीशंस यानी डिपोजिशंस को, सूट डिपोजिशंस को कम कर देते हैं, विच आर समटाइम्स फाउंड इन डिसेक्शंस, जो कई बार मिले हैं इन डिसेक्शंस, जब हम डिसेक्ट करते हैं ना, काटते हैं बॉडी को, है ना, टू अडहियर टू द रूफ ऑफ द माउथ इन दीज, टू अडहियर चिपके हुए मिलते हैं कहाँ पर, टू द रूफ ऑफ द माउथ इन दीज अनफ्लैज्ड प्रैक्टिशनर्स, तो ये माउथ की रूफ पर चिपके हुए मिलते हैं, अनफ्लैज्ड प्रैक्टिशनर्स, अनफ्लैज्ड यानी नोविस हो गए, है ना, अनफ्लैज्ड दो फुली फ्लैज्ड नहीं है, जो पूरे काम करने वाले नहीं है, अनफ्लैज्ड हैं, यानी कि यंग वर्कर्स कह लो तुम, यंग वर्कर्स। तो या तो ये कारण हो सकता है, यानी जब मान लो कि कोई मर जाता है या कोई इनके कोई कारण से जैसे डिसेक्शन होते हैं, तो इनके तालू के ऊपर तलवे पर यूं चिपके हुए वो सूट डिपोजिशंस मिलते हैं, तब एक कारण ये समझ में आता है कि दे ड्रिंक ससाफ्रास फॉर नो अदर रीजन बट जस्ट टू अटेन्यूएट देयर सूट डिपोजिशंस, है ना, इसलिए शायद वो पीते हैं। और वेदर नेचर, और या फिर ये हो सकता है कि प्रकृति, सेंसिबल दैट शी हैड मिंगल्ड टू मच ऑफ बिटर वुड, उसे पता है कि मैंने बहुत ज़्यादा कड़वी लकड़ी मिला दी है, इन द लॉट ऑफ दीज रॉ विक्टिम्स, लॉट यानी डेस्टिनी, भाग्य, इनके भाग्य में मैंने बहुत ज़्यादा कड़वी लकड़ी मिला दी है, प्रकृति को पता है, इसलिए कॉज्ड टू ग्रो, इसलिए वो उस प्रकृति ने ही उगाया है, ग्रो आउट ऑफ द अर्थ, पृथ्वी में से, हर ससाफ्रास, अपनी ससाफ्रास को, फॉर ए स्वीट लेनेटिव, सूदिंग एजेंट, लेनेटिव सूदिंग एजेंट, स्वीट लेनेटिव, है ना, कि प्रकृति को भी तो पता है ना कि मैंने ये बिटर वुड इतना बना दिया इनके भाग्य में कि ये बेचारे दिन भर चिमनियाँ साफ करते रहते हैं, तो खारी खारी लकड़ी वो आती रहती है इनके मुंह में, तो चलो कुछ एक मीठी लकड़ी भी बना देते हैं, तो इसलिए प्रकृति ने इनके जो बिटर लॉट के साथ में थोड़ा यूं स्वीट करके बैलेंस करने की कोशिश की, शायद ये भी कारण हो सकता है। लेनेटिव सूदिंग एजेंट, स्वीट, है ना, सूदिंग एजेंट कह दो आप, जिससे यूं थोड़ा सा आराम मिलता है ना, सूदिंग एजेंट। अनफ्लैज्ड का मतलब अनस्किल्ड हो गया, अनस्किल्ड, यंग हो गया छोटे, अनफ्लैज्ड। बट सो इट इज, लेकिन खैर जो भी कारण हो, ये दो कारण बताए हैं, बट वॉट एवर द केस में बी, जो भी मतलब हो, नो पॉसिबल टेस्ट और ऑर्डर to the senses of a young chimney sweeper can convey a delicate excitement comparable to this mixture, कारण कुछ भी हो, ऐसा कोई भी संभावित टेस्ट यानी स्वाद और ऑर्डर यानी फ्रेग्रेंस यानी सुगंध नहीं है टू द सेंसेस ऑफ ए यंग चिमनी स्वीपर,
छोटे चिमनी स्वीपर के इंद्रियों को आनंदित करने वाला न तो ऐसा कोई पॉसिबल टेस्ट है, ना ही ऐसी कोई पॉसिबल ऑर्डर यानी फ्रेग्रेंस है ना, जो कन्वे कर सके ए डेलिकेट एक्साइटमेंट कंपेरेबल टू दिस मिक्सचर। इस मिक्सचर की तुलना में डेलिकेट कोई एक्साइटमेंट कन्वे कर सके, है ना, इन चिमनी स्वीपर्स, छोटे चिमनी स्वीपर्स के सेंसेस को, ऐसा कोई प्रोडक्ट दूसरा है नहीं। यानी कि दिस sassafras इज डियरर टू दीज चिमनी स्वीपर्स, है ना। देयर इजंट एनीथिंग दैट कैन प्लीज मोर, that can please more these chimney sweepers, these young chimney sweepers। इनको ज्यादा खुश कर सके ऐसा कोई दूसरी चीज है नहीं। being penniless, अब इनके पास में पैसे नहीं है। they will yet hang their black heads over the ascending steam। अब क्या करते हैं, देखो ये इमेजरी हो गई। being penniless, अब वो penniless हैं, तो अब वो क्या करते हैं कि तुम चाय बना रहे हो ना, वो सासाफ्रास वाली, वो आसपास खड़े हो जाते हैं, कम से कम सुगंध तो आ रही है ना। being penniless, they will yet hang their black heads over the ascending steam, है ना, उस ascending steam के ऊपर यूं झुक करके खड़े हो जाते हैं। to gratify one sense if possible, कम से कम एक सेंस को तो ग्रेटिफाई करें, प्लीज करें, यानी घ्राणेन्द्रिय को तो खुश करें। seemingly no less pleased than those domestic animals, और ये बिल्कुल भी कम खुश प्रतीत नहीं होते हैं उन डोमेस्टिक एनिमल्स की तुलना में। डोमेस्टिक एनिमल्स घरेलू जो जानवर है ना, जैसे फॉर एग्जांपल कैट्स, व्हेन दे पर, जब वो यूं पर करते हैं, यानी कि टू मेक ए लो साउंड, यूं खेलते समय बिल्लियां यूं गुर गुर नहीं करती क्या, पर्रिंग, यानी जैसे मान लो कि अभी ये तुम ऐसा कोई ये कोई अखबार को यूं बना करके बॉल यूं फेंक दो, वो यूं यूं उसके ऊपर पंजे रखेगी, मुंह में उठाएगी, भागेगी, खेलेगी। जैसे कुत्ते के बच्चे भी खेलते हैं, सुबह सुबह देखो मॉर्निंग में कुत्ते भी खेलते रहते हैं ऐसी चीज़ों से, यानी दे आर नॉट बेसिकली बेनिफिटेड विद इट, स्टिल दे इंजॉय इट। अब उनकी कोई भूख शांत थोड़ी होती है, एक कपड़ा लेके एक कुत्ता भागता है और उसके पीछे दो कुत्ते और भागते हैं, है ना, रोटी लेकर के भाग रहा है और उसके पीछे भाग रहे हैं, तो वो तो समझ में आता है, लेकिन दे आर जस्ट प्लेइंग। तो जब वो उस असेंडिंग स्टीम के पास में यूं खड़े हो जाते हैं ना, तो दे आर जस्ट लाइक दोज डोमेस्टिक एनिमल्स लाइक कैट्स, कैट्स जैसे डोमेस्टिक एनिमल्स की तरह से होते हैं। व्हेन दे पर, जब वो खेल रहे होते हैं, व्हेन दे आर मेकिंग लो साउंड्स ओवर ए न्यू फाउंड स्प्रिग ऑफ वलेरियन। स्प्रिग क्या हो गई, टहनी हो गई, है ना, एक तरीके से ब्रांच हो गई, ट्विग, है ना, स्प्रिग यानी ट्विग ऑफ वलेरियन। वलेरियन तो अ स्वीट स्मेलिंग प्लांट है, एक मीठी सुगंध देने वाला प्लांट होता है वलेरियन। तो जब बिल्लियां उस वलेरियन के ऊपर जैसे मान लो कि यूं गुर्राती है ना एक दूसरे को, नहीं लेने दूंगी, तो वो क्या है, उनको उसको खाना नहीं होता, बस जस्ट खेलना होता है। तो बिल्कुल लाइक वाइज दीज यंग चिमनी स्वीपर्स, व्हेन they didn't have a penny to buy this you know drink, they just stand nearby it and they enjoy the ascending steam of it, और वो उसकी steam को। there is something more in these sympathies, देखो इन sympathies में कुछ और भी है, then philosophy can inculcate, दर्शन हमारे अंदर जो चीजें इनकलकेट कर सकता है ना, जो चीजें इंस्पायर कर सकता है, उससे कहीं ज्यादा है इनमें, इन सिंपथीज में। जब हम देखते हैं ना इन बच्चों को, तो हमारे मन में कुछ भावनाएं ऐसी इनकलकेट होती है जो फिलॉसफी शायद इनकलकेट ना कर सके। नाउ एल्बीट ऑल्दो, एल्बीट यानी ऑल्दो, नाउ एल्बीट, खैर छोड़ो, मिस्टर रीड बोस्टेथ, बोस्ट्स, हालांकि मिस्टर रीड बोस्टिंग करते हैं, टींग मारते हैं,
नॉट विदाउट रीजन, और बिना किसी कारण के भी डींग नहीं मारते वो, यानी विद रीजन, नॉट विदाउट आ गया ना, विद रीजन। और वो ऐसा करते भी बेचारे कारण की वजह से हैं। क्या करते हैं? रीड क्या बोस्ट करते हैं? दैट हिज इज द ओनली सलोपियन हाउस, कि उनका इकलौता सलोपियन हाउस है। रीड यही तो कहते हैं कि मेरी अकेली दुकान है भाई। क्यों कहते हैं? यट बीट नोन टू यू रीडर, बी है ये, यट बीट नोन टू यू रीडर, लेकिन मैं बता दूं आपको रीडर, इफ thou art one who keeps what are called good hours, यदि तुम वो हो ना जो अच्छे घंटों को अपने पास ही रखते हो। अच्छे घंटे कौन से होते हैं? मॉर्निंग के। यानी अगर तुम वो लोग हो ना जो अच्छे घंटों को अपने पास ही रखते हो, यानी कि यू स्लीप टिल लेट इन द मॉर्निंग, अगर तुम लेट जगने वाले हो ना, तो तुम्हें मैं बता दूं, है ना, इफ thou art one who keeps what are called good hours, यदि तुम वो हो ना जो अच्छे घंटों को अपने पास में ही रखते हैं, यानी कि इफ यू स्लीप टिल टिल लेट इन द मॉर्निंग, यदि तुम लेट सुबह तक सोते हो तो क्या बता दूं? thou art happily, happily perhaps, thou are happily ignorant of the fact, आप शायद इस तथ्य से अनभिज्ञ हैं। किस तथ्य से? He hath a race of industrious imitators, कि उसके पास तो एक रेस ऑफ इमिटेटर्स हैं मिस्टर रीड के पास में, और वो भी क्या है? इंडस्ट्रियस हैं, यानी कि हार्ड वर्किंग पीपल उसके कॉम्पिटिटर्स हैं। और रेस ऑफ, यानी रेस का मतलब सो मैनी ऑफ, ही हैथ सो मैनी इंडस्ट्रियस इमिटेटर्स, उसकी नकल करने वाले बहुत हैं। हु फ्रॉम स्टॉल्स, जो कि यूं स्टॉल्स के द्वारा, एंड अंडर ओपन स्काई, खुले आसमान के नीचे, डिस्पेंस द सेम सेवियरी मैस, यही सेवियरी, यही टेस्टी मैस, यानी मिश्रण डिस्पेंस करते हैं, यानी बांटते हैं तो हमलर कस्टमर्स, है ना, हमलर यानी पुअरर, गरीब कस्टमर्स को बांटते हैं ये सेम ही जो सेवियरी ड्रिंक है ना, वो ये देते हैं। कब? एट दैट डेड टाइम ऑफ द डॉन, उस समय जब भोर का डेड टाइम हो। डेड टाइम क्या होता है? व्हेन देयर इज नो एक्टिविटी और वेरी लेस एक्टिविटी ऑफ द इन द मॉर्निंग, तो वो क्या हो गया? डेड टाइम ऑफ द डॉन हो गया। टाइम व्हेन देयर इज लिटिल और नो एक्टिविटी, डेड टाइम ऑफ द डॉन। तो देखो, यानी कि हमने क्या देखा? हमने ये देखा कि मिस्टर रीड boasts that he has got the only Salopian house to dispense this sassafras drink. But really, the essayist is addressing us. वो हमें address कर रहे हैं, कह रहे हैं, readers, if you get up late in the morning, then let me tell you that Mr. Reed has got many competitors in the field of vending this sassafras drink. There are so many vendors who, very early in the morning, under the open sky, sell this drink to poorer customers. और रीड को बेचारे को पता ही नहीं चलता, क्योंकि रीड तो सो करके उठता है, तब तक वो ये बांट मुंटा करके अपने घरों में चले जाते हैं। और तुम जैसे तुम हो, तुम उठते ही नहीं हो, तुम्हें भी नहीं पता। तुम्हें बता दूं कि अगर सस्ता सासाफ्रास पीना है ना, तो सुबह जल्दी उठ जाया करो, वहां मिलता है। समझ में आ गई बात? नाउ albeit मिस्टर रीड boasts not without reason, उसको बेचारे को पता ही नहीं है, that his is the only Salopian house, yet be it known to you reader, if thou art one who keeps what are called good hours,
Thou art happily ignorant of the fact he hath a race of industrious imitators, who from stalls and under open sky dispense the same savory mass to humbler customers. At the dead time of the dawn, when as extremes meet, जब extremes meet होती है, यानी कि रात खत्म हो रही होती है और दिन का उदय हो रहा होता है, तो दोनों एक्सट्रीम का जब मिलन होता है, जो दोनों चरम सीमाओं का जब मिलन होता है ना, तब ऐसी चीजें बेची जाती है। द रेक, उस समय क्या होता है देखो, रेक, रेक क्या है? द रिच मैन। रेक का मीनिंग क्या है? द रिच मैन। इंपॉर्टेंट है मीनिंग ये। द रेक रीलिंग होम, कमिंग होम, वॉकिंग होम। रीलिंग होम यानी वॉकिंग होम। जब धनवान आदमी है ना घर लौट रहा होता है फ्रॉम हिज मिड नाइट कप्स, है ना, ड्रिंकिंग लेट इन द नाइट। मिड नाइट कप्स का मतलब क्या हो गया? ड्रिंकिंग लेट इन द नाइट। जब धनवान व्यक्ति, जैसे पैसा खूब है, तो रात को दुकान बंद की, फिर वो चले गए पीने के लिए शराब, और वहाँ शराब पीते रहे और मिडनाइट हो गई, पीते रहे, फिर वहीं थोड़ी देर सो गए, रेस्ट कर ली, फिर वो सुबह डॉन हो रही है, तब तो घर जाना ही पड़ेगा, तो वो उठ करके लौट रहा है मय खाने से, है ना। वो अभी वो पीरियड है ना, इसलिए इन दी नाइट यूज करूंगा मैं। मिडनाइट कब से है, लेकिन वो चले तो पूरी रात ही है ना, इसलिए इन दी नाइट। हाँ, ये पीरियड है, थोड़ी लंबी चलिए ना, इसलिए इन द नाइट यूज किया है मैंने। लेट इन द ड्रिंकिंग लेट इन द नाइट यूज किया है इसलिए। फ्रॉम हिज मिडनाइट कप्स एंड, तो देखो एक तो ये तो घर लौटता है, एंड द हार्ड हैंडेड, हार्ड हैंडेड, रफ हैंडेड, हार्ड हैंडेड रफ हैंडेड हो गया। अब रफ हैंडेड क्यों हो गया? क्योंकि जो हाथ के काम करते हैं उनके हाथ यूं अपने जैसे सॉफ्ट थोड़ी होते हैं, हैं? उनके हाथ तो कड़े ही होते हैं बेचारे के। हार्ड हैंडेड आर्टिजन, है ना, आर्टिजन यानी लेबरर हो गया। आर्टिजन जो अपने हाथ से काम करे, वन हु वर्क्स विद हिज हैंड्स। आर्टिजन वो होता है कलाकार जो हाथ से काम करे, है ना। क्राफ्ट, क्राफ्टमैन भी कह सकते हो। बाकी यहाँ पर मजदूर ही हो गया जी। आर्टिजन का मतलब लेबरर हो गया, अ पर्सन हु वर्क्स विद हिज हैंड्स। तो दूसरी तरफ से द हार्ड हैंडेड आर्टिजन लिविंग हिज बेड, ये अपने बेड को छोड़ करके आ रहा होता है, टू रिज्यूम द प्री मैच्योर लेबर्स ऑफ द डे, दिन के प्री मैच्योर लेबर्स को करने के लिए, यानी कि शुरुआती लेबर्स हैं कई, जैसे मान लो कि कहीं जाकर के उसको कोई ईंटें जचानी है ताकि कारीगर काम करने के लिए आ जाए, इस ऐसे प्री मैच्योर, है ना, लेबर्स। टू रिज्यूम द प्री मैच्योर लेबर्स ऑफ द डे जॉसल, और ये दोनों जने भिड़ जाते हैं। इस जॉसल का सब्जेक्ट क्या है? इस जॉसल का सब्जेक्ट है द रेक एंड द आर्टिजन जॉसल, नॉट अनफ्रिक्वेंटली, यानी फ्रिक्वेंटली, देखो फिर डबल नेगेटिव जाके, नॉट अनफ्रिक्वेंटली यानी जोसल वेरी फ्रिक्वेंटली, बहुत ज्यादा बार बार भिड़ते हैं, टू द मैनिफेस्ट डिस्कंसर्टिंग ऑफ द फॉर्मर। मैनिफेस्ट का मतलब शो, डिस्प्ले, मैनिफेस्ट का मतलब शो या डिस्प्ले। डिस्कंसर्टिंग, डिफिटिंग, डिफिटिंग ऑफ द फॉर्मर। फॉर्मर पहला कौन है? तो तुम देख लो कि रिच पर्सन है, रिच पर्सन ही है फॉर्मर, तो पहले नाम उसका आया है। तो डिफिटिंग ऑफ द रिच ड्रिंकर लिख लो तुम, है ना। डिस, ये जो लिखा है ना मैनिफेस्ट का, तो मतलब शो लिख लो, और डिसकंसर्टिंग ऑफ द फॉर्मर का मीनिंग लिख लो डिफिटिंग ऑफ द रिच ड्रिंकर। तो देखो ये दोनों भिड़ते हैं, है ना, नॉट अनफ्रिक्वेंटली, यानी दे जॉसल फ्रिक्वेंटली, वो रोज प्राय ऐसा इंसिडेंट देखने को मिलता है हमें, तो कि धनवान लोग जा रहे होते हैं और जो ये हार्ड हैंडेड आर्टिजन है ये आ रहे होते हैं, और वहां पर ये भिड़ जाते हैं आपस में। भिड़ते हैं ना, जोसल करते हैं फ्रिक्वेंटली, प्राय रोज ही करते हैं ऐसा। तो क्या होता है?
to the manifest, to the show of the defeating of the rich drinkers. हार किसकी होती है जब भिड़ते हैं? तो रिच ड्रिंकर हार जाते हैं। फॉर द ऑनर्स ऑफ, किस किस क्षेत्र में हार जाते हैं? फॉर द ऑनर्स ऑफ द पेवमेंट, पेवमेंट पर चलने के सम्मान में। यानी जैसे मान लो कि मैं इधर से आ रहा हूँ यूं झोंके खाता हुआ, हाँ, मिडनाइट कप्स मैंने पिए हुए हैं यूं मैं, हाँ, रिच हूँ तो इन्फर्मिटीज भी हैं, पेट भी थोड़ा आगे आया हुआ है ना, और घुटने भी इतने मजबूत नहीं है, तो मैं यूं यूं लहराता हुआ आ रहा हूँ। और दूसरे से वो उधर से वो आ रहा है एकदम, वो सो करके उठा हुआ है और उसको तो अपने काम में लगना है, और वैसे इनकी बॉडी थोड़ी ठीक होती है भगवान की दया से। ऐसे करके उसको कई बार तो यूं ही कर देता है, वो उधर गिर जाता है। पेवमेंट पर चलने का अधिकार किसको होता है? इस हार्ड हैंडेड आर्टिजन को होता है ना। तो very frequently we see this spectacle in the morning when the extremes meet, at the time when the rich persons were coming back to their homes after their midnight drinking, and these hard handed artisans are going to their daily occupations, है ना? At that time they jostle, and in this particular jostling, the victory, in general falls on the hard handed artisan for the honor of walking on the pavement, है ना? तो वो जीत जाते हैं। नहीं, ये कोई भी हो सकता है, ये हार्ड हैंडेड आर्टिजन कोई भी हो सकता है। देखो सुबह सुबह लोग जो काम पर निकलते हैं, ये वो लोग हैं, ये चिमनी स्वीपर ही हो जरूरी नहीं है। इट इज द टाइम व्हेन इन समर, ये वो समय होता है जब गर्मी के दिनों में, बिटवीन द एक्सपायर्ड एंड नॉट येट रिल्यूमिन्ड किचन फायर्स। रिल्यूमिन्ड, रिल्यूमिन्ड का मतलब लाइटेड अगेन, लाइटेड अगेन, रिल्यूमिन्ड लाइटेड अगेन। ये वो समय होता है ग्रीष्म ऋतु का जब बुझी हुई और अभी तक नहीं वापस जलाई गई किचन फायर्स का ये टाइम होता है। रात को हम बुझा देते हैं किचन फायर्स को, और सुबह अभी तक हमने उसको जलाई नहीं है, ये वो टाइम है जब द कैनल्स, कैनल्स गटर्स ऑफ आर फेयर मेट्रोपोलिस, जब हमारी बड़ी बड़ी मेट्रो सिटी के जो गटर्स होते हैं ना, गिव फोर्थ प्रोड्यूस दे आर लीस्ट सेटिस्फैक्ट्री ऑर्डर्स, सबसे कम सेटिस्फैक्ट्री ऑर्डर्स, यानी वेरी अगली ऑर्डर्स प्रोड्यूस करते हैं गटर्स। क्योंकि लोग सुबह सुबह फ्रेश होते हैं, नहाते हैं, है ना, गंदगी साफ करते हैं अपने घरों की, तो गटर्स में वो बदबू सबसे ज्यादा इसी समय आती है। कितना देखो, ये ऑब्जर्वेशन देखो उसका। लीस्ट सेटिस्फैक्ट्री तो फिगर ऑफ स्पीच तो नहीं है, ये अंडर स्टेटमेंट नहीं है, ये तो वो हो गया, लिटोट्स हो गया, तो लिटोट नॉट अनफ्रीक्वेंटली। द रेक हु विशेस टू डिसिपेट हिज ओवरनाइट वेपर्स, इस समय देखो ये जो रेक होता है ना, ये तो डिसिपेट करना चाहता है ना, रिमूव करना चाहता है, डिसिपेट माने रिमूव करना। हिज ओवरनाइट वेपर्स इन मोर ग्रेटफुल कॉफी, ये तो ये देखता है कि मैं रात को मैंने जो ये शराब पी है ना, तो इसके मैं गंध को डिसिपेट कर दूं, यानी रिमूव कर दूं, कि लोगों को यूं अच्छा नहीं लगता है ना कि शराब की बदबू आ रही मुंह में, है ना? तो ये तो क्या चाहता है, ग्रेटफुल कॉफी चाहता है सुबह सुबह। कर्सेस द अनजीनियल फ्यूम, और ये उस अनजीनियल फ्यूम को, है ना, यानी कि डिसएग्रीएबल जो फ्रेग्रेंस होती है ना, डिसएग्रीएबल स्मेल को ये कर्स करता है। एज ही पासेज, जब वो उसके पास से गुजरता है ना, सासाफ्रास टी के स्टॉल के पास में से जब ये गुजरता है, तो वो कहता है ये कौन सी अनकंजीनियल स्मेल आ रही है, ये कौन सी डिसएग्रीएबल स्मेल आ रही है। बट द आर्टिजन स्टॉप्स टू टेस्ट, लेकिन आर्टिजन जो होता है ना, वो रुकता है टेस्ट करने के लिए, एंड ब्लेसेज, और बड़ा मतलब यूं अपना आशीर्वाद देता है, द फ्रेग्रेंट ब्रेकफास्ट, कि क्या सुगंधित उसको नाश्ता मिल गया है।
बड़ा खुश होता है। यानी ये देखो, आप अंतर देखो चॉइसेस में, है ना, कि उसके लिए ये ऑर्डर है, ऑर्डर का मतलब अनप्लेजेंट स्मेल है, और ये फ्रेग्रेंस है उसके लिए, आर्टिजन के लिए फ्रेग्रेंस यानी प्लीजिंग स्मेल है ना। तो ये दोनों के बीच में अंतर है, रेक और आर्टिजन के बीच। हाँ, आर्टिजन माने लेबर, हार्ड हैंडेड आर्टिजन कोई, है ना। समझ में आ गया। इट इज द टाइम व्हेन इन समर, ये वो समय होता है सुबह सुबह का, between the expired and not yet illumined kitchen fires. The canals of our fair metropolis give forth their least satisfactory odors. The rake who wishes to dissipate his overnight vapors in more grateful coffee curses the ungenial fume as he passes. But the artisan stops to taste and blesses the fragrant breakfast. This is saloop. ये क्या है? ये सलूप है। द प्रिकॉशियस अर्ली राइजिंग, है ना, प्रिकॉशियस हर्ब वुमन्स डार्लिंग। ये सुबह सुबह जो हर्ब बेचने के लिए औरतें निकलती हैं ना, जैसे कोई धना पुदीना ऐसी कोई चीजें, है ना, दिस इज प्रीसियस, सॉरी, दिस इज प्रिकॉशियस हर्ब वुमन्स डार्लिंग। ये अर्ली राइजिंग हर्ब वुमन की डार्लिंग है, यानी उसको डियर है। यानी न केवल देखो उसको चिमनी स्वीपर को, बल्कि देखो दूसरे लोगों को भी। एक तो हार्ड हैंडेड आर्टिजन को पसंद है, फिर ये हर वुमन्स डार्लिंग है। द डिलाइट ऑफ द अर्ली गार्डनर, ये सुबह सुबह जल्दी उठ जाने वाले माली का आनंद का स्रोत है। वो ट्रांसपोर्ट्स हिज स्मोकिंग कैबेजेज, जो अपनी स्मोकिंग कैबेजेज यानी एकदम यूं फ्रेश सुगंध आने वाली कैबेजेज को ट्रांसपोर्ट करता है बाय ब्रेक ऑफ डे, दिन फटने के साथ ही, फ्रॉम हैमरस्मिथ टू कॉन्वेंट गार्डन्स फेम्स पियाजाज, पियाजाज मार्केट्स हो गए छोटे, है ना, चीफ वेजिटेबल एंड फ्रूट मार्केट हो गए पियाजाज, चीफ वेजिटेबल एंड फ्रूट मार्केट यानी मंडी हो गई एक तरीके से। जो अपने हैमरस्मिथ से कॉन्वेंट गार्डन की प्रसिद्ध जो पियाजाज है ना, हाँ हाँ, चीफ, चीफ मुख्य, प्रधान, CHIEF चीफ, चीफ वेजिटेबल और फ्रूट, है ना, मार्केट। यानी कि देखो, दिस इज सलूप, ये कई लोगों के आनंद का स्रोत है। द प्रीसियस हर्ब वुमन्स डार्लिंग है ये। द डिलाइट ऑफ द अर्ली गार्डनर है, हुज ट्रांसपोर्ट्स हिज स्मोकिंग हिज फ्रेश कैबेजेज, गोभियां, बाय ब्रेक ऑफ डे फ्रॉम हैमरस्मिथ टू कॉन्वेंट गार्डन्स फेम्ड पियाजाज। साथ ही साथ में द डिलाइट एंड ओह आई फियर, ये देखो आनंद का स्रोत है, लेकिन मुझे डर लगता है। टू ऑफन द एनवी, ये ईर्ष्या का भी कारण है। ऑफ द अनपेनीड स्वीप, जिसके पास में पैसे नहीं है ना, उस स्वीप के लिए, बेचारे के लिए ये ईर्ष्या का भी कारण। तो इसीलिए मैं तुम्हें कहता हूं कि जब तुम्हें कोई यंग चिमनी स्वीपर सुबह दिख जाए ना, ऑन योर अर्ली रैम्बल्स, अर्ली मॉर्निंग वॉक में, तो गिव हिम ए पेनी, एंड इफ योर अटेंशन गोज टू हिज किप्ड हील्स, then your generosity will go higher to 2 pennies or 2 pence. And when you become magnanimous, then the demand of your generosity would go to a tester, 6 penny तक चली जाएगी। क्योंकि ये सब तो देखो, हर्ब वुमन डार्लिंग वो भी अपना पैसा है, उसके बाद वही पिएगी, और ये आर्टिजन भी पी रहा होगा, गार्डनर के पास भी पैसा है वो भी पिएगा, लेकिन बेचारे ये हमारे ये पैनीलेस हैं, छोटे छोटे बच्चे, इनके हाथ में पैसा तो आता नहीं है, क्योंकि जो इनका मालिक स्वीप होता है ना, वो ले जाता है पैसे। तो ये बेचारे ये क्या करें, ये वहां पर खड़े हैं, केवल सुगंध ले रहे हैं उसका। तो देखो, हेम, हाँ, हेम सोड्स्ट दाउ हैप्ली इनकाउंटर, उससे आप मिल सकते हैं, हैप्ली यानी परहैप्स, एनकाउंटर मिल सकते हैं, विद हिज डिम विजेज, विजेज यानी फेस, है ना, पेंडेंट हैंगिंग
ओवर द ग्रेटफुल स्ट्रीम, इंजॉयबल स्ट्रीम, है ना, थैंकफुल स्ट्रीम। ये जो ग्रेटफुल थैंकफुल स्ट्रीम है ना, ये उठती हुई भाप, ये उसके लिए ग्रेटफुल है ना। रिगेल हिम, तो उसको तुम एंटरटेन कर सकते हो, रिगेल कर सकते हो, एंटरटेन कर सकते हो, फीड कर सकते हो। रिगेल हिम विद ए sumptuous basin, sumptuous of a good amount, of a good amount। जैसे हमारे बचपन में क्या है कि चाय तो बहुत बड़ा कोई यूं इनाम हुआ करता था, चाय हमें कोई यूं पीने के देते ही नहीं थे। तो मेरे फादर क्या है कि यूं बड़े कप में चाय पीते थे, इतने बड़े। और हम दूसरे कोई छोटे जो लोग होते थे ना, वो यूं छोटे छोटे कपों में पीते थे, उनका वो ओहदा बड़ा तो कप भी बड़ा होता था। हम जैसों को कोई चाय मिलती ही नहीं थी। कभी कभार मम्मी खुश होती थी तो हमें यूं एक प्याला भर के वो सम्पचुअस बेसिन चाय का, और हम फिर उसको पीते थे। और मेरी एक बुआ थी, वो लगभग यूं इतना बड़ा गिलास, उस वो थड़किया बोलते थे छोटी थाली को, है ना, उसमें यूं ठारती चाय को और फिर उस थाली से पीती थी। और हमें चाय मिलती ही नहीं थी, तो हम यूं मान लो कि चिमनी स्वीपर थे उस टाइम में जिनको कभी कभार यूं सम्पचुअस बेसिन मिलता था। तो मैं क्या है कि मेरे ननिहाल जाने में बड़ा मुझे रहता था कि वहाँ मुझे क्या है कि रोज़ सुबह सुबह यूं मीठी अच्छी चाय मिलती थी, और साथ में वो कई बार ब्रेड भी दे देते थे। तो मेरे लिए, मैं इसीलिए क्या है कि मेरे ननिहाल जाता था। एनीवे, तो तो हाँ, रिगेल हिम विद अ sumptuous basin, it will cost thee but 3 half pennies। कितने लगेंगे तुम्हें? 3 हाफ पेनीज, यानी कि डेड पेनी लगेगी तुम्हें। वो शुरुआत में 2 पेंस की बात करता है। एंड अ स्लाइस ऑफ डेलिकेट ब्रेड एंड बटर एंड एडेड हाफ पेनी, इसलिए दो, इसलिए 2 पेनी दे दो। एक डेलिकेट ब्रेड एंड बटर वो उसको लगा करके दे देंगे। देखो मेरा बचपन एकदम साकार हो गया यहाँ पर। उसको खा लेगा वो। फ्रॉम दाई वर्स्ट प्लेस्ड हॉस्पिटैलिटीज, हाँ सॉरी, हाँ, अब ये इसको आगे, इस सीन को वो आगे यूं कंटिन्यू कर देता है कि तुम इसका मजा लो इस सीन का। सो में, और इससे क्या होगा देखो, भगवान की तरफ से वो आशीर्वाद देता है। सो मे दाई कलनरी फायर्स, कलनरी किचन, ताकि तुम्हारी जो ये किचन की फायर्स है ना, कुकिंग फायर्स जो है, कार्ल अप, गो हायर, ऊपर जाती रहे आराम से। ए लाइटर वॉल्यूम टू दी वेल्किन, एकदम यूं हल्के तरीके से, इन इनटू ए कवर्ड शेप, वेल्किन यानी द स्काई और हेवन, यानी तुम्हारी जो सो में दाई कलनरी फायर्स, ताकि तुम्हारे यूं जो चिमनी की, ये जो तुम्हारी कुकिंग की, सो में दाई कलनरी फायर्स ईज्ड ऑफ दी, हाँ ये बीच में रह गया, हाँ मैंने देखा कनेक्शन नहीं बन रहा तो मैं लेकिन हम क्या है यूं ही बना देते हैं कनेक्शन, नहीं बनता। तो वो बन जाता है कनेक्शन। देखो, तो में, ताकि तुम ऐसा कर दो, 2 पेनी खर्च कर दो, तो में, ताकि, में देखो यहाँ पर ऑप्टेट, वो हो गया ना ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो में दाई कलनरी फायर्स, ताकि तुम्हारी ये जो कुकिंग फायर्स है ना, किचन की फायर्स है, ईज्ड ऑफ, है ना, यानी रिमूव्ड, ईज्ड ऑफ, रिमूव्ड हो जाएंगी, ऑफ द ओवरचार्ज्ड सिक्रेशंस। ओवरचार्ज्ड सिक्रेशंस क्या है? लॉन्ग टाइम सूट डिपोजिशंस, लॉन्ग टाइम डिपॉजिट्स ऑफ सूट, लॉन्ग टाइम डिपॉजिट्स ऑफ सूट। अब जैसे होता क्या है कि जैसे हमारे घरों में चिमनियां कौन साफ करता है? मैं वो पुराने टाइम की चिमनियों की बात कर रहा हूँ। तुमने देखी है क्या कभी चिमनी? देखी है क्या? हाँ, देखिए ना। हाँ, तो चिमनी में मतलब यूं जो आग जल के फिर उसमें से यूं
चूल्हा चिमनी के नीचे होता था, तो फिर वो धुआं बाहर निकालने के लिए, उसका एग्जॉस्ट करने के लिए धुएं को एक चिमनी होती थी, उसमें से धुआं निकल जाता था। तो हमारे घरों में जो चिमनियाँ होती है ना, वो सामान्यतया क्या होती है, ओवर चार्ज्ड विद सूट होती है। मतलब कौन साफ करता है चिमनियों को? बहुत कम, कभी कभार हम करवाते थे, तो वो उसको साफ कभी तो कोई मजदूर करता था, या हम ही कोई वो छड़े में कुछ यूं बांध करके उसको यूं साफ साफ करते थे, करते ही थे, तो करते ही थे। तो उसके पीछे बताऊं हाँ, चाय भी नहीं मिलती थी। उसके पीछे कारण बताऊं मैं आपको, कि अगर चिमनी साफ नहीं होती ना, तो क्या, जैसे तुम खीर बना रहे हो, उसमें वो गिर जाता है ना, वो कार्बन गिरता उसका वो, तो इस वजह से। तो ये कहता है कि मे दाई कलनरी फायर्स, ताकि तुम्हारी जो कलनरी फायर्स है ना, ये क्या हो, ईज्ड ऑफ द ओवरचार्ज्ड सिक्रेशन, है ना, जो कि जो लॉन्ग टाइम डिपॉजिट्स जो है ना, उससे ईज्ड यानी रिमूव्ड होकर के, फ्रॉम दाई वर्स्ट प्लेस्ड हॉस्पिटैलिटीज। और ये इतनी ओवरचार्ज्ड क्यों होती तुम्हारी चिमनीज? क्योंकि तुम वर्स प्लेस्ड हॉस्पिटैलिटीज करते हो। कोई घर आया, लो चाय पियो, उसके लिए चाय बनती, तो वो कार्बन कहाँ जमता? चिमनी में। कोई आया, लो खाना खाओ, तो ये वर्स प्लेस्ड हॉस्पिटैलिटीज है भाई, ये राइट प्लेस्ड हॉस्पिटैलिटीज नहीं है। हॉस्पिटैलिटीज का मतलब वेलकम, ये उचित तरीके से किया गया वेलकम नहीं है। मैं आया तुम्हारे घर, मुझे ही चाय पाओ, बैठो बैठो चाय पियो, ये क्या तरीका है? इससे एक तो क्या है कि वो सूट डिपॉजिट होता है, दूसरा घर का सामान भी लगता है। तो ये वर्स प्लेस्ड हॉस्पिटैलिटीज हैं। इनकी तुलना में राइट प्लेस्ड हॉस्पिटैलिटी तो क्या है, दो पैनी दो बेचारे इस गरीब को, क्या वेलकम करो, कितनी खुशी मिलेगी तुम्हें अगर तुम ऐसा करोगे तो, है ना। अब देखो मैं सही था वहां पर। तो मे दाई कलनरी फायर्स, ताकि तुम्हारी जो ये कुकिंग फायर्स है ना, कर्ल अप, मूव हायर, गो हायर, ऊपर चला जाए, है ना। अ लाइटर वॉल्यूम वेरी इजीली टू दी वेल्कन, यानी स्काई में, यानी ताकि तुम्हारे किचन की फायर जो है ना, बड़े आराम से ऊपर जाती रहे। तो इनको बेचारे को खाना खिलाओ, ताकि तुम्हारे किचन की फायर बड़े आराम से ऊपर जाए, है? तो में द डिसेंडिंग सूट, ताकि ये नीचे गिरने वाला सूट नेवर टेंट, कभी प्रदूषित ना करे, कभी पोल्यूट ना करे, दाई कॉस्टली वेल इंग्रेडिएंट्स सूप्स, आपके कॉस्टली महंगे वेल इंग्रेडिएंट्स, यानी पता नहीं क्या क्या चीजें मिलाते हो तुम उन सूप्स में, उन सूप्स को डिस्ट्रॉय नहीं करें। तो इसलिए इन बेचारे जो चिमनी स्वीपर्स हैं, इनको दो पैनी दे दिया करो, सो दैट तुम्हारी चिमनी साफ रहेंगी, और कभी भी उसमें से जो है ना डिपॉजिट जो सूट है ना, वो नीचे नहीं गिरेगा, और तुम्हारे इनग्रेडिएंट्स सूप्स को खराब नहीं करेगा। नॉर द ऑडियस क्राई, और एक और बेनिफिट बताता हूँ, ना ही ये जो ऑडियस क्राई है ना, अशुभ चीख, हॉरिबल, ऑडियस यानी हॉरिबल क्राई, क्विक रीचिंग फ्रॉम स्ट्रीट टू स्ट्रीट, जो कि एक गली से दूसरी गली तक तेजी से पहुंचती है, ऑफ द फायर्ड चिमनी, कि चिमनी में आग लग जाती है, चिमनी ऑन फायर, क्योंकि वो सूट जमा हो जाता है ना, तो कई बार वो चिमनी आग पकड़ लेती है। तो चिमनी ऑन फायर, चिमनी ऑन फायर, ऐसी आवाजें भी तुम्हें सुनने को नहीं मिलेगी अगर इसको तुम दो पैनी दे दोगे तो। हाँ, इनवाइट नोर द ऑडियस क्राई क्विक रीचिंग फ्रॉम स्ट्रीट टू स्ट्रीट ऑफ द फायर्ड चिमनी, ना ही ये जो हॉरिबल क्राई है ना, इनवाइट करेगी, कभी बुलाएगी किसको, द रैटलिंग इंजन्स, रैटलिंग इंजन्स, रैटलिंग यानी नॉइजी, नॉइजी इंजन्स फ्रॉम 10 adjacent parishes, है ना, 10 parishes दूर, है ना। parishes का मतलब तो एन एरिया ऑफ चर्च हो गया, है ना, जैसे 10 फ्रॉम 10 adjacent parishes, यानी ये फायर वर्क्स का ऑफिस भी नज़दीक थोड़ी होता है। जैसे तुम यहाँ से फ़ोन करोगे मुक्ता प्रसाद से, तो मुरलीधर व्यास कॉलोनी से, या यहाँ से ये आपके भैंसावाड़ा से, यहाँ से भागते हुए वो लोग आएंगे फायर एक्सटिंग्विशर,
तो ये धड़धड़ाते आएंगे, तब तक चिमनी ऑन फायर, चिमनी ऑन फायर यूं बोलोगे तो हाँ? So may the descending suit never taint thy costly well ingredients soup, nor the odious cry invite the rattling engines from the 10 adjacent parishes to disturb for a casual scintillation, to disturb, परेशान करने के लिए, for a casual scintillation, accidental fires, casual scintillations, एक्सीडेंटल फायर्स, कभी कभार हो जाने वाली आग लगने की घटनाओं के कारण, टू डिस्टर्ब दाई पीस एंड पॉकेट, ना तो तुम्हारी शांति को डिस्टर्ब करेंगे, ना ही तुम्हारी पॉकेट को डिस्टर्ब करेंगे, फॉर ए कैजुअल सेंटिलेशन, इस अचानक से होने वाली आगजनी के कारण। तो अब ये देखो इतने फायदे हैं। इफ यू पे 3 half pennies and an added half penny, yani 2 pence, if you pay 2 pence to chimney sweepers, then you will save yourselves from so many evils, so many evil happenings. On one hand, the first benefit is that your culinary fires, your kitchen fires, will easily go up high in the sky without any kind of obstruction. Then the second benefit is this, that your well ingredienced soup or your expensive food will not be polluted by the droppings of the soot. This is another benefit. And the third benefit, neither your money, neither your pocket, nor your peace of mind shall get disturbed with the noisy rattlings of the engines of fire extinguishers on the call of fire on chimney, and you will be quite saved from this incident also. So these are the benefits of giving 2 pence to a chimney sweeper, to provide him a good breakfast. How is it possible? Dekho, there may be 2 reasons for it. On one hand, by providing him such a delicate breakfast, you'll get the mercy of the Almighty. तुम्हें उस ईश्वर का दया मिल जाएगी, and you'll be quite saved from all these things. And then a more worldly approach is this, that if you avail such a delicate breakfast to a poor chimney sweeper, then he will definitely be happy, and he will definitely be a little friendly to you, and in that case, if you request him, then he will clean your chimney in seconds. वो तुम्हारी चिमनी साफ कर देगा 2 मिनट में। ये लो, ये साफ हो गई। वो तो इतनी बड़ी बड़ी चिमनियां साफ करता है, तुम्हारी चिमनी का क्या है, साफ कर दी। तो गिव हिम 2 पेन्स, है ना, इसलिए उसको 2 पेन दो। ठीक है, हो गया हमारा। कल आगे बढ़ाएंगे। कल तो तुम्हारे टेस्ट दो तुम उन 4 पोएम्स का। ठीक है, परसों का देखो कंफर्म नहीं है कि मैं छुट्टी रखूंगा ही रखूंगा या नहीं भी रखूंगा, वो मैं बता दूंगा तुम्हें। ठीक है, हाँ बेटा, टेस्ट का टाइम तुम कितने बजे रखना चाहो बताओ, उतने बजे ही रख लो। सुबह नहीं, शाम का 6 बजे रख लो। 6 से 7:30 रख लो तुम्हारा टेस्ट का टाइम, तो तुम अपने इस टाइम रख लो।